हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। क्लास 12 के फिजिक्स के सेमीकंडक्टर चैप्टर से आज तीसरे लेक्चर में हम पीएन जंक्शन डायोड के जो डिफरेंट यूजेज हैं, जैसे उसको हम अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, दिष्टकरण, उसकी क्षमता, उर्मिका गुणक, ब्रिज रेक्टिफायर, फिल्टर सर्किट, इसके बारे में जो है आज जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि दिष्टकारी या दिष्टिकरण होता क्या है। दिष्टकारी मीन्स रेक्टिफिकेशन। दिष्टकारी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा अर्थात एक दिशीय धारा में बदलता है। मीन्स हो गया कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो एसी को डीसी में बदलता है। दिष्टकारी की इस क्रिया को दिष्टकरण यानी रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन या दिष्टकारी ये दो प्रकार के होते हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अब इसको हम बारी बारी से देखते हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर वह दिष्टकारी जिसमें निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के पूरे चक्र में से केवल आधे चक्र में ही निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है, उसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। अर्थात हम अल्टरनेटिंग करंट के इनपुट को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स होंगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में से किसी एक के लिए यहाँ पर मिलेगा। मतलब हो गया कि पूरे चक्र, अल्टरनेटिंग करंट के पूरे चक्र में से सिर्फ आधे चक्र को ही वह निर्गत वोल्टता में बदलता है। यह उसके लिए परिपथ है। यह प्राइमरी कॉइल्स ट्रांसफार्मर की S1 S2 सेकेंडरी कॉइल, S1 से जोड़ा गया है पीएन जंक्शन डायोड का P सिरा और N सिरे पर आगे की तरफ एक लोड प्रतिरोध लगा हुआ है और इसका दूसरा सिरा S2 सिरे से जुड़ा हुआ है। यह लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें निर्गत वोल्टता या आउटपुट प्राप्त होता है। तो अब यह कैसे कार्य करता है? तो अगर हम यहाँ पर इनपुट एसी मेंस देते हैं इनपुट, तो यह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से चलता है। तो अब यह कैसे चेंज करता है इसको आप देखें। जैसे हमने मान लिया कि यह प्लस हाफ साइकिल यहाँ पर दी गई है, या आप ये कह लीजिए कि S1 जो है धनात्मक सिरे, तो जब S1 धनात्मक होगा तो S2 ऋणात्मक होगा। जब S1 धनात्मक है इसका मतलब हो गया कि इस डायोड का, जो कि आइडियल डायोड है, इसका P सिरा प्लस से जुड़ गया और इसका N सिरा N से जुड़ गया। मीन्स यह डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब इसकी बायसिंग हो गई तो यह फॉरवर्ड बायस में हो गया। जब यह फॉरवर्ड बायस में हो गया तो फॉरवर्ड बायस में इसका प्रतिरोध कम होता है, इसलिए इसमें से धारा का प्रवाह होगा। अर्थात इस परिपथ में धारा RL में मिलेगी जिसकी दिशा D और ये RL होते हुए S2 से S1 की तरफ होगी, जो कि हमें इस निर्गत वोल्टता मतलब इस टर्मिनल पर हमें प्राप्त हो जाती है। यानी इस प्लस हाफ के लिए हमें यह निर्गत वोल्टता मिल गई। लेकिन अगले क्षण जैसे ही इसका निगेटिव सिरा मतलब कि S1 जो है ऋणात्मक और S2 धनात्मक होता है, तो जब S1 ऋणात्मक होता है तो ऋण सिरा इसके P सिरे से जुड़ गया, यानी यह रिवर्स बायस में हो गया। जब यह रिवर्स बायस में हो गया तो रिवर्स बायस में इसका प्रतिरोध मेगा ओम के आर्डर का होता है, जिसके कारण इसमें यानी यह अपने से धारा को अनुमत नहीं करता है, अर्थात इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी धारा हमें आउटपुट नहीं मिलती है, निर्गत वोल्टता नहीं मिलती है। तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं मिला, यानी जीरो हो गया। फिर अगले क्षण जैसे ही यह धनात्मक होता है तो मिलती है धारा, और जब ऋणात्मक होता है तो नहीं मिलती है। फिर धनात्मक होता है तो मिलती है, ऋणात्मक होता है तो नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह पूरे साइकिल में से, जैसे यहाँ से चले और यहाँ पर पहुँचे तो एक साइकिल हुआ, इस साइकिल में से सिर्फ आधे साइकिल के लिए मिल रहा है, आधे साइकिल के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं।
या उसकी पूरी वर्किंग प्रिंसिपल है, ये लिखा गया है कैसे कार्य करता है। अब इसमें निर्गत धारा या वोल्टता का जो औसत मान है आई नॉट अपान पाई होता है। पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो यह सॉल्व करने पर 0.318 आई नॉट आता है। इसी तरह से निर्गत वोल्टता जो होती है VDC, यह 0.318 V नॉट के बराबर होता है। निर्गत धारा वोल्टता का RMS मान, तो RMS मान जो है आई नॉट बाई 2 यानी 0.50 आई नॉट, और VRMS V नॉट बाई 2 यानी 0.50 V नॉट होता है। अब इसमें एक टर्म यूज किया जाता है उर्मिका गुणक, रिपल फैक्टर। निर्गत धारा या वोल्टता में AC अवयव तथा DC अवयव के अनुपात को दिष्टकारी का उर्मिका गुणक कहते हैं। यानी जब हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो इस रेक्टिफिकेशन में कुछ पोर्शन जो आउटपुट में मिलता हमें है उसमें AC और DC दोनों होते हैं। तो AC और DC का जो अनुपात होता है वही जो है उर्मिका गुणक या रिपल फैक्टर कहा जाता है। तो R की वैल्यू IAC अपान IDC और IAC अंडर रूट IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर अपान IDC, और इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो इस तरह से इसको रूट के अंदर ले लेंगे तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी IRMS का स्क्वायर अपान IDC का स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं IRMS अपान IDC का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा -1। इसके लिए अगर हम IRMS की वैल्यू आई नॉट बाई 2 और IDC की वैल्यू जो है ऊपर से 0. आई नॉट अपान पाई अगर रखें तो R की वैल्यू 1.21 हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मिलती है। यानी रिपल फैक्टर का मान जो है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 होता है। निर्गत वोल्टता के रूप में इस तरह से, निर्गत वोल्टता के रूप में जो VRMS है तो R VAC अपान RDC VDC, R जो है AC वोल्टेज अपान DC वोल्टेज का अनुपात होता है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू मिल जाती है VRMS अपान VDC का स्क्वायर -1। अब इसमें वर्ड जो यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, यानी कितना % वह रेक्टिफाई कर रहा है। तो निर्गत DC शक्ति तथा निवेश AC शक्ति के अनुपात को दिष्टकारी की दिष्टकरण दक्षता कहते हैं। यानी हम जितना AC इनपुट पावर दे रहे हैं उसका कितना हिस्सा हमको DC आउटपुट पावर मिल रहा है। तो निर्गत DC शक्ति और निवेशी AC शक्ति का जो अनुपात होता है इसे दिष्टकरण दक्षता कहते हैं, यानी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, जिसको ईंटा से दिखाते हैं। और वैल्यू पुट करने पर इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये आती है 0.406 अपान 1 प्लस RF अपान RL, जहाँ पर RF जो है डायोड का अग्रदिशिक प्रतिरोध है, यानी F है ना, F स्टैंड फॉर फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड बायस में जो है रजिस्टेंस हो गया, और RL यह लोड रजिस्टेंस है जो उस परिपथ में लगाया गया है। अब यदि RF का मान जो है RL से अगर बहुत कम है तो ईंटा की वैल्यू लगभग ईंटा मैक्स होती है, मानी मैक्सिमम हो जाती है। तो मैक्सिमम का मतलब हो गया कि यह वैल्यू जो है 0.406 हो जाती है, अर्थात इसकी इफिशियंसी रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी 40.6% होती है। अर्थात 100% जो हम दे रहे हैं इनपुट, उसमें से हमें 40.6% ही आउटपुट प्राप्त होता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर, तो वह दिष्टकारी जिसमें निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के पूरे चक्र में निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। जैसे हमने देखा कि अभी हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ आधे साइकिल के लिए मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर पूर्ण साइकिल यानी पूरे चक्र में पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों के लिए मिलता है। तो इस परिपथ में एक डायोड की बजाय 2 डायोड जोड़े जाते हैं, और ये देखिए कैसे जोड़ा गया है। S1 ये टर्मिनल से D1 ये जोड़ा गया है, और अच्छा इस ट्रांसफार्मर को मध्य निकासी ट्रांसफार्मर कहते हैं। यहाँ बीच से भी टर्मिनल दिखाया गया ना, तो इसे जो है मध्य निकासी ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और इसके ये S2 सिरे से यहाँ जोड़ दिया गया दूसरा डायोड, यह D1 और D2 आइडियल डायोड होते हैं। इसके आउटपुट
में ये देखिए लगाया गया है लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पर आपको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट प्राप्त करना है, और इसका ये टर्मिनल जो है ये तार को टच नहीं कर रहा है ये, और ये S2 पर S पर जो है लगा दिया गया है। अब ये मान के चला जाएगा कि S जो है निगेटिव जीरो विभव पर है। जब ये जीरो विभव पर है तो एक बार ये प्लस अगर होता है तो ये माइनस होगा, अगले क्षण यह जब माइनस होता है तो यह प्लस होगा। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगी? तो अब इसमें आप देखिए कि जब यह S जो है जीरो पर है तो किसी क्षण S1 पॉजिटिव पर होगा और उस क्षण S2 निगेटिव पर होगा। जब S1 पॉजिटिव पर होगा तो D1 फॉरवर्ड बायस में होगा और इसके थ्रू करंट फ्लो करेगी, और S2 रिवर्स बायस में होगा तो इसके थ्रू करंट नहीं मिलेगी। अर्थात जब S1 पॉजिटिव है तो उस स्थिति में जो करंट है वह S1 D1 RL से होते हुए और S1 की तरफ ये करंट जो है फ्लो करेगी। अगले क्षण जब अगला निगेटिव हाफ आता है तो ये पॉजिटिव के लिए हो गया। जब S1 पॉजिटिव था तो D1 से करंट मिली, अब S1 नेगेटिव हो गया। जब S1 नेगेटिव हो गया तो S2 पॉजिटिव होगा, S2 पॉजिटिव होगा तो अब यह फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और यह रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इससे करंट नहीं मिलेगी, लेकिन इससे करंट मिलेगी। जब इससे करंट मिलेगी तो इस करंट की दिशा किधर होगी? S2 D2 RL से होते हुए और फिर ये S की तरफ, और ये फिर यहाँ से ये करंट ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे इस तरह से। तो इसमें हमने देखा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी S1 पॉजिटिव होता है तो D1 एक्टिव होता है यानी फॉरवर्ड बायस में होता है, उस समय D2 रिवर्स बायस में होता है तो इससे करंट नहीं मिलती है। और जब S2 पॉजिटिव होता है तो S1 निगेटिव हो जाएगा तो इससे करंट मिलेगी और इससे करंट नहीं मिलेगी। तो इसका जो आउटपुट डायग्राम है ये देखिए, प्लस हाफ के लिए मिला D1 से, नेगेटिव हाफ के लिए D2 से मिला, पॉजिटिव हाफ के लिए D1 से, फिर इसके लिए D2 से। तो इस तरह से यह पूरे साइकिल को जो है DC में कन्वर्ट कर दे रहा है। लेकिन DC में अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, DC में जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यह आप देख रहे होंगे कि DC में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो यह कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, एक फिल्टर सर्किट का भी प्रयोग किया जाता है, और जब फिल्टर सर्किट का प्रयोग किया जाता है तो फिर फिल्टर सर्किट में से अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट मिलता है वह कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मिलता है। यह है इसकी क्रियाविधि जो कि आपको मैंने बता दिया, ये लिखने के लिए आपको काम आएगा। निर्गत धारा वोल्टता का औसत मान IDC 2I0 अपान पाई जो कि 0.36 I0 और VDC 2V0 बाई पाई तो 0.36 V0, और इसी तरह से RMS वैल्यू I0 अपान √2 जो जिसका मान 0.707 I0 और VRMS जो कि 0.707 V0 होता है। उर्मिका गुणक या रिपल फैक्टर, यहाँ पर निर्गत धारा या वोल्टता में AC अवयव और DC अवयव के अनुपात को दिष्टकारी का और उर्मिका गुणक कहते हैं। तो R इक्वल्स टू IAC अपान IDC जो वैल्यू पिछले बार आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में मिली थी, ठीक वैसे ही। लेकिन यहाँ पर अगर हम IRMS का मान I0 अपान √2 और IDC का मान 2I0 अपान पाई रखते हैं तो यहाँ से हमें R की वैल्यू 0.48 मिलती है, यानी जो इसका उर्मिका गुणक या रिपल फैक्टर है वह है 0.48 होता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो इसी तरह से निर्गत वोल्टता के लिए आपको इक्वेशन मिल जाता है। अब यहाँ पर दिष्टकरण दक्षता या रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी क्या होती है? तो निर्गत DC शक्ति और निवेश AC शक्ति के अनुपात को दिष्टकारी की दिष्टकरण दक्षता कहते हैं। निर्गत DC शक्ति बटा निवेशी AC शक्ति, और ये ईटा से दिखाया जाता है। यहाँ पर वैल्यू 0.812 अपान 1 प्लस RF अपान RL। RF अग्रदिशिक प्रतिरोध है डायोड का और RL लोड प्रतिरोध है। अगर RF का मान RL से बहुत कम है तो ईटा की वैल्यू ईटा मैक्सिमम होगी जो कि 0.812 अर्थात 81.2% होगा। तो आपने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में यह 40.6% था और फुल वेव रेक्टिफायर में 81.2% है। यहाँ पर जो निर्गत आवृत्ति निवेशी वोल्टता की दोगुनी होती है, यानी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f मिलती है।
ब्रिज रेक्टिफायर, सेतुदिष्टकारी। इसमें 4 पीएन डायोड को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वह एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करें। तो ये देखिए D1, D2 और ये D3, D4 जोड़ा गया है। इसके एक डायगोनल पर ट्रांसफार्मर की सप्लाई ये दे दी गई है, S1 से ये जोड़ दिया गया है और यहाँ पर R S2 से जोड़ दिया गया है। ये ट्रांसफार्मर हो गया जिसमें P1 P2 इसकी प्राइमरी कॉइल और ये S1 S2 ये इसके सिरे हो गए सेकेंडरी कॉइल के। इसके बाद Q से एक लोड रेजिस्टेंस जो T से होते हुए और फिर ये S पर जोड़ दिया गया है। अब यह भी रेक्टिफायर का काम करता है और इस रेक्टिफायर में यानी यह भी एसी जो है एसी को डीसी में बदलने के काम आता है। अब यह किस प्रकार कार्य करता है तो देखिए, जब S1 पॉजिटिव होगा, S1 पॉजिटिव होगा तो S2 नेगेटिव होगा। जब यह पॉजिटिव होगा तो इसका पॉजिटिव सिरा देख रहे होंगे कि D2 से जुड़ा हुआ है, D2 के P से जुड़ा हुआ है, यानी D2 जो है यह फॉरवर्ड बायस में होगा, D2 जो है फॉरवर्ड बायस में होगा और यह D1 रिवर्स बायस में हो गया। ठीक उसी क्षण S2 सिरा इसका ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक है तो ये देख रहे होंगे कि D3 के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और तो यह D3 भी फॉरवर्ड बायस में हो गया और यह नेगेटिव सिरा D4 के पॉजिटिव P से जुड़ा हुआ है तो यह रिवर्स बायस हो गया। यानी जब S1 धनात्मक है उस स्थिति में D2 और D3 फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन D1 और D4 रिवर्स बायस में है। तो D2 और D3 के कारण धारा मिलेगी। अब देखिए धारा का प्रवाह कैसे होगा। यह फॉरवर्ड बायस है तो S1 P D2 होते हुए Q और फिर ये RL होते हुए T से और फिर ये कहाँ पहुंच रहा है, देखिए ये S पर पहुंच रहा है, S पर पहुंच करके और फिर ये S से आएगा R से फिर S2 और फिर ये S1। फिर से एक बार देखें, S1 से P चलेगा, P से Q आएगा, Q से फिर ये लोड रेजिस्टेंस होते हुए T, फिर T से ये आएगा और ये ऊपर पहुंच गया S पर और फिर S से R आएगा और R से S2 और फिर ये S1। तो इस तरह से इस परिपथ में धारा का प्रवाह D2 के कारण हुआ। अब इसी तरह से D3 भी फॉरवर्ड बायस में है, तो जब D3 फॉरवर्ड बायस में है तो इसके लिए धारा कैसे मिल रही है, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए अगर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं तो देखिए ये S2 से चलिए, S2 से R और S2 से ये फॉरवर्ड बायस में है, तो फॉरवर्ड बायस में है तो धारा की दिशा जो है इसी दिशा में होगी ना। तो जब इसी दिशा में होगी तो उसमें भी तो दिशा ये इसी तरह से फ्लो कर रहा है, S R S2 S1 P D2 Q RL और इस तरह से। तो इसका मतलब हो गया कि D2 और D3 से ये मिला धारा, लेकिन अगले क्षण जब S1 ऋणात्मक होता है और S2 धनात्मक होता है, तो जब S1 ऋणात्मक हो गया तो इसका ऋण सिरा यानी D1 या फॉरवर्ड बायस हुआ या रिवर्स बायस हो गया। इसी तरह से D4 का ये S2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ये जुड़ गया यानी यह फॉरवर्ड बायस हो गया, तो D1 और D4 फॉरवर्ड बायस हो गया, D2 और D3 रिवर्स बायस हो गया। तो अब यहां पर D1 और D4 की वजह से धारा मिलेगी। अब इसमें धारा की दिशा कैसे होगी तो देखिए, S2 धनात्मक है तो S2 R Q RL T और फिर ये S और फिर P S1 S2। फिर से एक बार, ये D2 जो है ये D1 जो है ये फॉरवर्ड बायस हो गया, जब S1 ऋणात्मक हो गया तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये फॉरवर्ड बायस हो गया। D2 और D3 ये रिवर्स बायस हो गया। तो अब इसमें जो धारा का प्रवाह होगा D1 और D4 में, तो देखिए अगर हम S2 शुरू करते हैं तो S2 R D4 RL T और फिर ये पहुंचेंगे S, फिर ये D1 P S1 S2।
तो इस तरह से आपने देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D2 और D3 से मिला, नेगेटिव के लिए D1 और D4 से मिला, और यही प्रोसेस जो है आगे रिपीट होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D2 D3 और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D1 D4 AC को DC में कन्वर्ट करते रहे हैं। ये इसकी वर्किंग जो कि लिखी गई है, नोट्स बनाने के आपको काम आएंगे। इसके कुछ लाभ हानि हैं। पहला लाभ है मध्य निकासी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि आपको मैंने बताया था फुल वेव रेक्टिफायर में कि मध्य निकासी ट्रांसफार्मर होता है, तो यहाँ पर मध्य निकासी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही ट्रांसफार्मर से दोनों परिपथ बनाने पर सेतुदिष्टकारी में निर्गत वोल्टता दोगुनी हो जाती है। सेतुदिष्टकारी में हानि सिर्फ यही है कि 2 की जगह 4 डायोड की आवश्यकता पड़ती है। फिल्टर परिपथ, फिल्टर का मतलब ही होता है छानना। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या छानेंगे, यहाँ पर हम AC DC की बात कर रहे हैं, तो DC में कुछ अवयव AC का भी चला जाता है, तो उसी AC अवयव को निकालने का काम आपको करना है। तो दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता में DC अवयव के साथ AC अवयव भी होता है, तो वह परिपथ जो दिष्टकारी की निर्गत वोल्टता से AC अवयव को हटाकर शुद्ध DC वोल्टता प्रदान करता है, फिल्टर परिपथ कहलाता है। अर्थात फिल्टर का काम होता है कि उर्मिका गुणक का मान जो रिपल फैक्टर होता है, उस रिपल फैक्टर का मान घटाकर शून्य करना। लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में एक संधारित्र जोड़कर फिल्टर परिपथ बना लेते हैं, जिसे शंट संधारित्र फिल्टर भी कहते हैं। संधारित्र लगा होता है इसलिए उसे शंट संधारित्र फिल्टर कहते हैं। दिष्टकारी से निर्गत वोल्टता में वृद्धि होने पर संधारित्र इस वोल्टता के शिखर मान तक आवेशित हो जाता है, यानी चार्ज हो जाता है, और जब दिष्टकारी निर्गत वोल्टता घटती है तो संधारित्र लोड प्रतिरोध से विसर्जित हो जाता है, मतलब उसकी कमी को पूरा कर देता है। यही क्रम बार बार चलता रहता है। विसर्जन पथ का जो कालांक है, टाइम कांस्टेंट है RL/C, या अधिक होने पर फिल्टर से निर्गत वोल्टता में उच्चावच मतलब कि जो फ्लक्चुएशन होता है उस फ्लक्चुएशन को लगभग समाप्त कर देता है। तो ये इसकी सर्किट होती है। जैसे अगर इधर फुल वेव रेक्टिफायर लगाया गया है तो यहाँ से जो हमें आउटपुट मिल रहा है यह DC और AC दोनों मिलता है। तो जब ये आगे की तरफ बढ़ेंगे तो DC तो आगे चला गया, AC जो है यह कैपेसिटर पर आ गया। अब इसके थ्रू जो है यह चार्ज हो जाता है। जब यह मैक्सिमम जो इसकी चार्जिंग कैपेसिटी है वहाँ तक जब चार्ज हो जाता है, तो जब घटता है, जब यहाँ पर वोल्टेज जो है घटता है, तो उस केस में यह डिस्चार्ज होकर के और उस करंट को यहाँ से पूरा कर देता है। तो इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, जैसा कि ये पॉजिटिव हाफ के लिए प्लस के लिए मिला, नेगेटिव के लिए भी मिलेगा, पॉजिटिव के लिए मिला, नेगेटिव के लिए भी मिलेगा। तो इस तरह से अब इसमें AC और DC दोनों कंपोनेंट हैं, लेकिन जब फिल्टर सर्किट से इसको गुजारा जाता है तो सिर्फ ओनली, यानी यहाँ पर सिर्फ DC सर्किट होती, माने DC करंट होती है, और यह जो देख रहे होंगे कि ये फ्लक्चुएशन के थ्रू इस तरह से मिलती है। लेकिन एक्चुअल में जो सर्किट फिल्टर सर्किट से पास कराया जाता है तो यह एकदम स्ट्रेट लाइन, जो कि आप फुल वेव रेक्टिफायर में देखे थे, दिखाया गया था, यह इस तरह का बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत पहले पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।